डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको अपने चैनल फिजियोथेरेपी हब में खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले हमने एक्सरसाइज थेरेपी को सरसरी सा डिस्कस किया। अब कुछ हमारे टेस्ट रहते थे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है फंक्शनल टेस्ट। एक बात कहता चलूँ कि ये जो जितने भी टेस्ट हैं सनराइज ने इनमें से कुछ और कुछ जो हैं बहुत हेल्पफुल हैं असेसमेंट में पेशेंट की, तो इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फंक्शनल टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि हम पेशेंट की जो नीड्स हैं और उसकी एबिलिटीज़ को उसके फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम असेस करते हैं। अब उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है मोबिलिटी के, उसको चलने में या वेट ट्रांसफ़र में या बेड ट्रांसफ़र में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या पर्सनल केयर किसी ईटिंग में, ड्रेसिंग में या वॉशिंग वगैरह में उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या हाउस होल्ड वर्क्स हो सकते हैं, किसी तरह भी गार्डन वर्क्स हो सकते हैं, जिस तरह यहाँ आपको सब नज़र आ रहे हैं, कुकिंग, वॉशिंग, वीपिंग, लिफ्टिंग एट्सेट्रा। तो इन सब को करने के लिए एक उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, उसके लिए जो उसको ज़रूरत है, जिस चीज़ की नीड्स हैं उसकी, वो फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इन सब को असेस करते हुए हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान बनाना है। तो फिजियोथेरेपिस्ट हो गए या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो हैं, वो दोनों कोऑपरेटिवली वर्क करेंगे। उसके जो हाउस है या उसका वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको इस तरह डेवलप करेंगे कि वो इन सब अपनी फंक्शनल एबिलिटीज़ को जो है बरोकार ला सके, यानी कि उनको अपने एबिलिटीज़ को काम में ला सके। तो ये ज़रूरी है बहुत, क्योंकि जब तक आप जहाँ जिस जगह वर्क कर रहे हैं या जिस जगह रह रहे हैं वो उस तरह से डेवलपमेंट नहीं होगी उस जगह की या उस वर्क प्लेस की, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज करा लें या जितनी मर्ज़ी ट्रीटमेंट प्लान बना लें। तो ये ज़रूरी है कि हम उसकी फंक्शनल एबिलिटीज़ के हिसाब से ट्रीटमेंट को प्लान करें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास चेस्ट ऑफ जॉइंट रेंज। जब भी कोई मसला आ रहा है आपकी मूवमेंट में, इस तरह के कोई फैक्टर्स हैं जो आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी जॉइंट की रेंज फुल नहीं होगी, तो जिससे आपकी मसल में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। मे बी हो सकता है मसल आपका पूरा पावर ना दे सके, या उसमें जो टेंशन क्रिएट होनी है, वो मैक्सिमम टेंशन क्रिएट होनी है, वो मैक्सिमली क्रिएट ना हो सके। तो इस तरह के फैक्टर्स को हमने सबसे पहले प्रिवेंट करना है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जॉइंट रेंज जो हमारे पास है वो कम हुई है या उसमें कोई डिफरेंस है? तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं गोनियोमीटर। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा गोनियोमीटर, इसको हम गोनियोमीटर कहते हैं। इसका एक मूविंग आर्म होता है और एक रेस्टिंग आर्म होता है। ये पिविट है, इसके अराउंड जो हमारा मूविंग आर्म, जब हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो मूविंग आर्म जो है हमारा उसी बॉडी सेगमेंट के अलॉन्ग जो है मूव करता है। इस तरह हमें वो बॉडी सेगमेंट का या जॉइंट का जो है हमें रेंज मालूम हो जाती है। अब बात यहाँ पे एक लिखी हुई है कि दुनिया में बहुत से लोग हैं, सबकी रेंजेस मुख्तलिफ हैं क्योंकि उनके जॉइंट स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ हैं। तो उस सूरत में हम क्या करें? तो उसमें आपने ये देखना है कि आपने दोनों जो साइड्स के हैं, लेफ़्ट राइट साइड्स के जो जॉइंट्स हैं, उनकी जो है ना मेजरमेंट करनी है। अब जो अफेक्टेड है उसकी भी करनी है, जो अनअफेक्टेड है उसकी भी करनी है। अगर उन दोनों में डिफरेंस है, इसका मतलब है आपकी जॉइंट रेंजेस में डिफरेंस आ रहा है। तो उन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए आपने फिर अपने ट्रीटमेंट को प्लान करना है। और जॉइंट की रेंजेस को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जॉइंट रेंजेस को नहीं जान पाएंगे तो जो है ना आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि हम पहले जॉइंट रेंजेस को भी चेक करें। क्यों? जब भी जॉइंट रेंज आपकी डिस्टर्ब हो रही है, आपके मसल्स में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? वो मैक्सिमम पावर जनरेशन नहीं कर सकते, मैक्सिमम टेंशन जनरेट नहीं कर सकते, मैक्सिमम मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो एक बंदा कंसाइज होकर रह जाता है, अपनी उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसमें कंसाइज हो जाता है। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास टेस्ट फॉर न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी, कि हमारे जो ब्रेन है और हमारा जो मसल्स हैं वो किस तरह अपने कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं प्रॉपरली या नहीं कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी को भी हमें चेक करना है। तो इसके लिए बहुत से टेस्ट हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल टेस्ट। इसमें जो है हमारे जो फिजिशियंस हैं या डॉक्टर हैं वो इसको टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। वो क्या करते हैं, एक डिवाइस है हमारे पास इलेक्ट्रोमायोग्राफ, जिससे जो है ना वो टेस्ट करते हैं मसल्स की कैपेबिलिटी कि वो कितनी जो है कंट्रैक्शन कर रहे हैं, कितनी पावर जनरेशन कर रहे हैं, कि उनमें कितनी स्ट्रेचिंग आ रही है। तो इस सब चीज़ को वो ऑब्जर्व करता है, जिसको हम, और इस प्रोसीजर को हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास मैनुअल मसल टेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं हम, मैनुअली जो है फिजियोथेरेपिस्ट मसल्स की असेसमेंट करता है कि वो मसल किस हद तक जो है पावर जनरेशन कर रहे हैं और उनके ग्रेड्स किस ग्रेड्स के हिसाब से उनकी जो है हमें ट्रीटमेंट प्लान करना होगा। अब इसमें 5 ग्रेड्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला ग्रेड होता है नो कंट्रैक्शन, जो उसके बाद पहला ग्रेड होता है
हमारे पास फ्लिकर ऑफ कंट्रैक्शन होती है, ठीक है। सेकंड वन इज़ यानी कि वीक कंट्रैक्शन होती है विदाउट ग्रेविटी। इसमें हम ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर रहे होते, इसमें आप कह सकते हैं कि हम हॉरिजेंटल प्लेन में जो है मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तीसरा ग्रेड है हमारे पास मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी, इसमें हम ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहे होते हैं परफॉर्म। और फोर्थ वन हमारे पास है मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी विथ सम रेजिस्टेंस। और 5 में हम जो है मोर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो है अगेंस्ट ग्रेविटी जो है मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब होता क्या है, जब भी आपने पेशेंट को असेस करना है सबसे पहले आपने ग्रेड 3 से शुरू करना है। अगर वो ग्रेड 3 में कर रहा है तो आप ग्रेड 4 में चले जाएंगे, ग्रेड 4 से ग्रेड 5 में चले जाएंगे। अगर वो इन तीनों में ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब है उसके मसल में जो है वो पावर नहीं है, वो मसल्स उसके वीक हैं, तो आपने ग्रेड 2 की तरफ चले जाना है। अब नेक्स्ट वन हमारे पास है सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट। अब इसमें क्या होता है कि हमने हमारे जो मसल है उसकी सर्कमफ्रेंस यानी कि उसका डायमीटर जो है हमने चेक करना है। और किस तरह करेंगे, आप इंची टेप ले लेंगे, उसके ज़रिए आप उसका डायमीटर चेक कर लेंगे। अब होता क्या है कि जाहिर सी बात है, अब सर्कमफ्रेंस का डायरेक्टली रिलेशन है उसका हाइपरट्रॉफी के साथ। जब भी आप मूवमेंट ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं या हार्ड मूवमेंट्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका मसल हेट्रोफी की तरफ जा रहा है, और सॉरी हाइपरट्रॉफी की तरफ जा रहा है। तो इससे क्या होता है, आपके मसल की पावर भी बढ़ती है, पावर जनरेशन जो है मसल में ज़्यादा हो जाती है, और जो है वो मसल जो है मोर वर्क करना शुरू कर देते हैं। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास स्टैटिक पावर टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपने अपने मसल्स की जो है ना पावर को चेक करना है एज एट स्टैटिक पोजीशन, यानी आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शंस हमने पहले पढ़ी थी कि हमारी जो मसल्स की लेंथ चेंज नहीं होगी लेकिन उसमें जो टेंशन क्रिएट हो रही है वो चेंज होगी। तो इसके लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का या स्प्रिंग्स का यूज़ करते हैं, तो जिससे हम अपने स्प्रिंग के जो वेट बढ़ाते जाएंगे, जिससे हमें पता चलता जाएगा कि हमारा जो मसल है मोर पावर जनरेट कर रहा है। अब हमें स्प्रिंग को जो है पुल करना है, हमारा मसल तो कंट्रैक्ट नहीं हुआ लेकिन हमारे जो मसल में टेंशन ज़्यादा क्रिएट हो रही है। जब आपका वेट बढ़ता जाएगा और आप उस वेट को जो है कैरी करते जा रहे हैं, इसका मतलब है आपके मसल में पावर जो है बढ़ना शुरू हो गई है। अब डायनेमिक पावर टेस्ट क्या है, तो इसको प्रपोज किया था लॉर्मे ने और वेटकिंस ने। तो उन्होंने क्या कहा कि एक दफ़ा जो है मैक्सिमम आपको जो पावर जनरेशन चाहिए, मैक्सिमम वेट कैरी करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 रिपीटेटिव मैक्सिमम। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैक्सिमम वेट विच कैन बी लिफ्टेड वंस ओनली, कि एक दफ़ा जिसको हमने मैक्सिमम वेट को उठा लिया एक प्रिस्क्राइब रेंज के अंदर, तो उसको हम 1 रिपीटेटिव मैक्सिमम कहते हैं। इसी तरह अगर 10 को उठा लिया तो 10 रिपीटेटिव मैक्सिमम कहते हैं। तो ये प्रपोज किया था, एक डायनेमिक पावर टेस्ट है चेक करने के लिए कि भी हमारे मसल्स की पावर बेहतर है कि नहीं है। अब इंड्योरेंस टेस्ट क्या होता है, इंड्योरेंस में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्या होती है किसी भी मसल की वो कैपेबिलिटी कि कब तक वो काम कर सकता है मसल। अब मसल ने भी तो थकना ही है ना, ये तो नहीं कि वो सारी ज़िंदगी काम करता रहेगा। जब आपको लगे मसल फैटीग हो गया, आपको पेन हो रही है मूवमेंट करते हुए, इसका मतलब है आपकी इंड्योरेंस पावर ख़त्म हो चुकी है। तो इसको भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं इंड्योरेंस पावर को। तो आपने एथलीट्स में देखा होगा, ठीक है, बहुत से एथलीट्स जो हैं उनमें इंड्योरेंस ज़्यादा होती है, रनर्स में इंड्योरेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मैन, ठीक है। तो अब इसको किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अब इसको आप देख सकते हैं, आपकी जो मैक्सिमम मसल पावर है ना, आप देख सकते हैं कि एक काम को करने में आप इतनी देर कर रहे थे, तो दूसरा काम आपने कुछ एक्सरसाइजेस के बाद आपका जो ऐसे ऐसे जो आपने डेवलप किया अपने पावर को, तो उसके बाद आप वो काम जो है कितनी देर तक कर पा रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे जिम में आप जाते हैं, ठीक है, आपको कहा जाता है कि वेट आपने उठाना है। कुछ दिन आप वेट जो है वो मिसाल के तौर पे 2 मिनट के लिए उठा रहे हैं, वेट बढ़ाया है, ऐसा ऐसा पावर आपकी जनरेट हुई है, उसमें मसल जो है मोर वेट कैरी करने के काबिल हो गए हैं। अब जो वेट आप 2 मिनट के लिए उठा रहे थे, हो सकता है मे बी आपकी पावर इतनी हो गई है कि आप वो वेट आप काफ़ी टाइम के लिए उठा सकते हैं। अब स्पीड टेस्ट की बात की जाए तो ये भी बहुत ज़रूरी है। क्यों, जाहिर सी बात है कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी स्पीड को भी बेहतर करना होता है। जैसे रनर की बात की हमने कि जाहिर सी बात है अब सब ने तो अपनी प्रैक्टिस की है, लेकिन एक बंदे नहीं जीतना होता है, तो उसको अपनी स्पीड उससे भी बेहतर करनी होती है बाकियों से। तो उसके लिए क्या है कि आपने अपने कोई भी स्टॉप वॉच ले लें हम, उसके ज़रिए आप अपनी चेक करें कि आपने वो काम पहले कितनी देर में किया था और अपनी एक्सरसाइजेस के बाद, अपने ट्रीटमेंट प्लान के बाद वो काम फिर वही काम जो है फिर कितने टाइम में किया। अगर उसमें आपको जो है नज़र आए कि वो काम आपने कम वक्त में किया है उससे पहले की निस्बत, तो इसका मतलब है आप जो है कामयाब हो चुके हैं।
अब नेक्स्ट वन है हमारे पास टेस्ट फॉर कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशंस के भी कुछ टेस्ट होते हैं। अब कोऑर्डिनेशन हम किस तरह चेक करते हैं, आपका जो गेट पैटर्न है उससे हमें पता चलता है कि आपके जो न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो ठीक है कि नहीं है, कि आपके जो न्यूरॉन्स और मसल्स कोऑपरेटिवली वर्क कर रहे हैं प्रॉपर्ली या नहीं। तो अब जब भी इस कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो हम उनके गेट को चेक करेंगे। तो गेट के जो पैटर्न्स हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। फ़िलहाल हम सिर्फ बात करें यहाँ पे कि गेट जब भी आपका डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि आपके जो न्यूरॉन्स और मसल्स की कोऑर्डिनेशन है वो ख़राब हो रही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन के 2 टेस्ट यहाँ बताए हुए हैं वैसे, कि आपने अपनी जो फिंगर टिप है ना, जो फर्स्ट फिंगर टिप है, तो उसको आपने अपनी नोज़ में रखना है। तो होता क्या है कि जब भी जो है ना, अगर कोई पेशेंट जिसमें कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हुई है वो अपनी फिंगर को जो है आपकी नोज़ की जो टिप है उसमें नहीं रख पा रहा होगा। इसी तरह से हम कहते हैं कि अपनी जो हील को जो है ना, अपने जो ऑपोजिट साइड की जो टिबिया की शिन के बोन भी कहते हैं जिसे हम, उसमें जो है ना उसने अप डाउन जो है मूव करना है, तो वो नहीं कर पा रहा था। उसके जो फुट है वो जो शेकिंग करना शुरू कर देता है और वो प्रॉपरली जो है अपने शिन में उसको मूव नहीं कर पाता। तो ये 2 टेस्ट हमने बात की कोऑर्डिनेशन की। इसके अलावा आगे मज़ीद फ्रैंकल हम एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे, उसमें भी हम टेस्ट करते हैं कि पेशेंट को हमने किस तरह ट्रीट करना है। तो इसी तरह उसकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। गेट पैटर्न आप जब भी देखेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, अब सीबी चाइल्ड की बात कर लें, सेरेब्रल पाल्सी के जो पेशेंट्स होते हैं उनका गेट पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। जिस तरह आप समझ लें, उनका पैटर्न कुछ इस तरह होता है जिसमें आप देखें कि जो शराबी होते हैं, जैसे अल्कोहल पीने वाले लोग होते हैं, तो उनका आप गेट पैटर्न देखें वो किस तरह लड़खड़ा कर चल रहे होते हैं। तो सीबी चाइल्ड्स का भी कुछ इसी तरह होता है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास टेस्ट फॉर सेंसेशन। अब सेंसेशंस हमारी आपको पता है 5 मेजर सेंसेशंस होती हैं, उनको भी टेस्ट करते हैं हम। वो टेस्ट भी हम आगे पढ़ेंगे। इस बुक में आपके मज़ीद इतने जो सेंसेशन के टेस्ट हैं वो इतने नहीं दिए हुए, लेकिन जब आप एनाटॉमी के अंदर जाएंगे ना, एनाटॉमी में जो है आपके तमाम नर्व्स के बारे में डिस्कस किया गया और नर्व्स ही हमारे सिग्नल लेके जाती हैं, आपको पता है। तो उनके तमाम के सेंसेशंस के टेस्ट आपके वहाँ पे मौजूद हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड रेंज ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सर्शन, कि आपका जो लंग की कैपेसिटी है वो सही है कि नहीं है, आपके जो लंग एक्सपेंड हो रहे हैं वो अपने प्रॉपर रेंज में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इसके लिए भी एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर को क्या होता है, उसका एक माउथ पीस होता है जिसको हम माउथ में इंसर्ट करते हैं और पेशेंट से कहते हैं कि भी आपने डीप ब्रेथ लेनी है, फिर उसको एक्सहेल करना है। जैसे ही वो एक्सहेल करता है तो स्पायरोमीटर्स के अंदर कुछ इस तरह की होती हैं, ऑपरेटर्स होता है उस तरह का, कि हमें पता चलता है कि जब वो अपने एक लेवल को पहुंच जाएंगी तो इसका मतलब है कि उसकी लंग कैपेसिटी ठीक है। तो इसको भी हम आपको दिखाएंगे जब हम मज़ीद अपना आगे चलेंगे कि हम किस तरह स्पायरोमीटर से लंग कैपेसिटी को चेक करते हैं। अभी हमने सिर्फ इसको डिस्कस किया कि एक डिवाइस है हमारे पास जो कि हमारे लंग कैपेसिटी को या हमारी रेंज ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सर्शन को जो है टेस्ट करने के काम आती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ लेग लेंथ। अब मोस्टली लेग लेंथ की बात कर रहे हैं हम। जब भी आपकी एक लेग जो है दूसरी लेग से जो है उसकी लेंथ कम होगी तो क्या होता है, आपका गेट पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और आपकी जो पेल्विस है वो एक साइड पर टिल्ट कर जाती है, जिसमें आपने आराम से आप किसी भी पेशेंट में अगर उसको ये प्रॉब्लम है देख सकते हैं कि एक साइड की जो उसकी पेल्विस है वो नीचे की तरफ ड्रॉप होगी। अब इसमें क्या होता है, मोस्टली इन पेशेंट्स को जो है बैक पेन, ठीक है, इनके जो मसल्स हैं, लेग के मसल्स हो गए या थाई के मसल्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। क्यों? उनके मसल्स को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा होता है। तो इसको टेस्ट करने का तरीका क्या है, या तो आप जो है इंटीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन से जो है हमारी जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है तक ले जाएं या फिर टू द लिटल मैक्सुलस। अब क्या है, यानी कि सिंपल हम कहें तो इसको आपने इंटीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन से लेकर जो है हमारे लिटिल मैलस तक जो है अपने इंची टेप लेकर उसको मेजर कर लेना है दोनों लेग पे। अगर उसमें कोई डिफरेंस है इसका मतलब है आपकी जो लेग कंपेटेंसी है उसमें अब जो है ऑब्ज़र्व हो रही है। या फिर आपने एम्बेलिकस से लेकर हमारी एम्बेलिकस या अजीफा एक्सटर्नल जॉइंट जहाँ बन रहा होता है अजीफ, तो वहाँ से लेकर जो है ना नी जॉइंट पे या फिर टिप ऑफ मीडियल वैल्यूलस तक ले जाना है। अब दोनों लेग में आपने ये परफॉर्म करना है। ये याद रखना है कि जब भी आप लेग कंपेटेंसी या लेग लेंथ चेक कर रहे हैं
तो आपने दोनों लेग में परफॉर्म करना है। जब भी आपको पता चलेगा कि जी आपकी लेग की लेंथ में कोई फ़र्क है कि नहीं है। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ पेल्विक इंक्लिनेशन। अब हमने बात की कि जैसे मोस्टली कुछ केसेस ऐसे होंगे, अगर लेग लेंथ आपकी छोटी है तो पेल्विक जो है पेल्विस आपकी टिल्ट कर जाएगी डाउनवर्ड। तो इसी तरह हमने आगे एक टॉपिक पढ़ना है पेल्विक टिल्ट। तो उसमें हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे कि इंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है और लेटरल पेल्विक टिल्ट क्या होता है। तो अभी यहाँ पे पेल्विक इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ पेल्विक इंक्लिनेशन की बात कर रही है। तो ये आपका इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से आपकी प्यूबिस के दरमियान का जो एंगल है ना, तो वो उसको डिस्कस करते हैं। उसको हम एंगल ऑफ पेल्विक इंक्लिनेशन कहते हैं, जो कि मोस्टली 30 होता है। अगर इससे बढ़ जाएगा तो इंटीरियर जो है आपकी टिल्ट होगी और कम हो जाएगा तो पोस्टीरियर टिल्ट होगी। इसको भी हम आगे मज़ीद अपने जो पेल्विक टिल्ट वाला टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। अब इन सब टेस्टों को हमने परफॉर्म कर लिया, अब हम आते हैं अपने नतीजे की तरफ। तो जब हम सबको टेस्ट को परफॉर्म कर लिया, हमने देख लिया कि पेशेंट की क्या नीड्स हैं, क्या उसकी एबिलिटीज़ हैं, क्यों उसको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसका ट्रीटमेंट प्लान करना है। बाकायदा उसके नोट्स को तैयार करना है कि भाई ये प्रॉब्लम है और किस तरह जब आप कुछ इम्प्रूवमेंट आई है आपने उस डेटा को भी इकट्ठा करना है। उस हिसाब से फिर आप अगर आपको जो ट्रीटमेंट प्लान आपने उसको दिया है उससे कुछ फ़ायदा हुआ है, आप चाहते हैं कि मज़ीद फ़ायदा हो, अगर आपके पास उससे कोई बेहतर ट्रीटमेंट प्लान है वो अप्लाई कर ले। नहीं तो अगर मोस्टली तो यही होगा कि अगर उससे उसको जो है रिकवरी हो रही है तो आप उसी ट्रीटमेंट प्लान को कुछ वक्त तक जारी रखें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मज़ीद हम आगे वीडियोस देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और कमेंट्स भी लाजमी करें। शुक्रिया। जब तक के लिए।